नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज का मुद्दा में हम बात करने वाले हैं पिछड़ों पर सबकी नजर। यूपी में सियासी पारा चरम पर है। हर दल कुछ नया दांव चल रहा है। पहले गठबंधन का दौर, अब पिछड़ों को अपने पाले में लाने की तैयारी। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने लखनऊ में महारैली की और अपनी ताकत दिखाई। रैली में अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद बार बार यही दोहरा रहे थे कि बीजेपी पिछड़ा समाज के साथ खड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में अखिलेश ने बीजेपी के पिछड़ा प्रेम को ड्रामा बता दिया। अब सवाल यही है कि आखिर कौन है पिछड़ों के साथ। यूपी में चुनाव आते ही अगला पिछड़ा जाति का खेल शुरू हो जाता है। फिर बीजेपी हो या फिर सपा या फिर बसपा, सभी पिछड़ा शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पिछड़ों का दर्द कौन समझेगा। 22 केरल में पिछड़ा वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर दल बेताब है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसके साथ पिछड़ा है उसी की ही सरकार है। 22 केरल में दमखम दिखाने के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी का आपस में गठबंधन हुआ। इस गठबंधन से पूर्वांचल में तकरीबन 60 सीटों पर प्रभाव रखती है। ऐसे में पिछड़ी जातियां सभी दलों के लिए जरूरी हो गई हैं। निषाद पार्टी की रैली में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मौजूद थे। उन्होंने पिछड़ी जाति का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी पिछड़ों के साथ हमेशा रही और भगवान राम का निषादों से गहरा नाता है। तो सीएम योगी ने कहा कि जब संजय निषाद पर हमला हुआ तो बीजेपी उनके साथ खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। चरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा, तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है या नहीं देखा है? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या? और भाइयों बहनों, उस अव्यवस्था के माहौल में जब डॉक्टर संजय निषाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को, उस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब गोरखपुर में सांसद रहते हुए तब मैंने ही दिया था। और तब हम लोगों ने कहा था कि सरकार को, किसी भी सरकार को अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में, जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने का मामला रहा हो या उन्हें न्याय दिलाने का कार्य, पूरी प्रमुखता के साथ अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी किया था। और आज इसीलिए एक बार फिर से हम लोग आपके बीच आए आपसे कहने के लिए। निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पिछड़ों के सिर्फ बीजेपी ही सुन सकती है और जातियां केवल उनका इस्तेमाल करती हैं। आरक्षण के लिए मेरे सामने तुम्हारे चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी खुद खड़े होकर उनको काम कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाने को होगा इस आशा और विश्वास के साथ तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के इतना सत्यानाश तुम्हारी पार्टी ने तुम्हारी कार्य से किया गया। निषाद राज के लिए जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, तुम्हारे लिए को निषाद राज के लिए जो पर्यटन स्थल घोषित भारतीय जनता पार्टी ने कराया कि नहीं कराया, वो छोटा काम होगा कि बड़ा। वहीं दूसरी तरफ सम्मेलन में आए कार्यकर्ता हैं जाति जनगणना को लेकर हंगामा करने लगे। तो वहीं रायबरेली में विजय यात्रा निकाल रहे अखिलेश ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला और कहा कि केवल लंबी लंबी बातें करते हैं,
ये सरकार ही बेचू है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की पक्षधर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में ही सबसे ज्यादा पिछड़ों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जाति के लोग आबादी में कितने हैं? न कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है, न भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराना चाहती है। ये जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल के खुलने के डर से ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और ये जो कागज पे जाति बनी है वो तो पोल खुलने के डर से नहीं जाति जनगणना कराना चाहते हैं। सभी दलों को पता है कि पिछड़ों दलों का अगर साथ मिला तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। लेकिन वहीं बीजेपी ही मऊ के विधायक विजय कुमार राजभर ने विशेषाधिकार हनन की बात कही, पिछड़ों के सम्मान पर ही सवाल उठा दिया। से उत्तर प्रदेश में ये मछुआ समाज आरक्षण से पछड़ा हुआ है। इसीलिए सब बीजेपी और हम निषाद पार्टी के सहयोग से इस मछुआ समाज को आरक्षण दिलाने का ये रैला है। 22 करोड़ में पिछड़ा जातियों की गोलबंदी अखिलेश शुरू की थी। अब बीजेपी पिछड़ों के साथ होने की बात कह रही है। अब सवाल यही है कि चुनावी मैसों में पिछड़ों का रहनुमा कौन होगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से ठीक पहले जहां भाजपा को निषादों के आंसू नजर आ रहे हैं, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पिछड़ों पर नजर टिकाए हुए हैं। देखना यह है। और इसी बीच बीजेपी की मऊ विधायक ने जिस तरह से विशेष अधिकार हनन की बात सामने रखी है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सी पार्टी असलियत में पिछड़ों के साथ है। इसी पर आज हम बहस करेंगे। सबसे पहले अपने तमाम गेस्ट से आपका तारुफ करा देते हैं। राज्यपाल कश्यप सपा एमएलसी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और आदेश शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राज्यपाल कश्यप जी आपसे, जिस तरह से लगातार पिछड़ों की बातचीत उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हो रही है 2022 के चुनाव के पहले, चाहे भाजपा की बात कर ले चाहे सपा की बात कर ले, हर किसी को यह बात पूरी तरह से पता है कि पिछड़ों की यदि वोट बैंक साथ आई तो ही कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारा आसानी से मिल सकता है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से लगातार पिछड़ों को साधने की बातचीत की जा रही है, लेकिन भाजपा भी अब इसमें पीछे नहीं है। क्या लगता है आपको कि कामयाबी यदि भाजपा को मिलती है तो सपा का नुकसान हो सकता है? हालांकि घेरेबंदी पूरी तरह से करने की कोशिश लगातार की गई है, लेकिन भाजपा के दांव पर क्या कहेंगे आप? राज्यपाल कश्यप जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ, मिली जी। राज्यपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पिछड़ों की राजनीति की बात कर रही थी, लेकिन आज भाजपा की निषाद रैली के द्वारा जिस तरह से भाजपा ने निषादों को साधने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको यदि भाजपा को कामयाबी मिली तो सपा के लिए झटका हो सकता है? देखिए, पिछड़ों की बदौलत बीजेपी की सरकार बनी। पिछड़ों और दलितों ने मिलकर बीजेपी को बनाया। इन्होंने बड़े सपने दिखाए थे। इन्होंने जो आज निषाद की रैली की, इन निषादों को भी सपना दिखाया था कि आरक्षण तुम्हें देंगे, हमारी सरकार बनाओ, हम आपको आपके बच्चों को कलेक्टर बनाने का काम करेंगे। तो आज तो मैंने सदन में पूरे कलेक्टरों की सूची पढ़ी और उसमें तो कहीं ना निषाद का बेटा कहीं कलेक्टर है, ना राजभर का बेटा कलेक्टर है, ना चौहान का बेटा कलेक्टर है, ना प्रजापति का बेटा कलेक्टर है, ना राठौर का बेटा कलेक्टर है, ना साहू का, ना भुर्जी का, ना नाई का, ना सविता का, ना दर्जी का, ना अल्पसंख्यक का। तो मैंने तो सदन में पढ़ा तो सब मंत्री लोग खड़े होकर विरोध करने लगे। हमारी सरकार जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जो सभी जाति वर्ग को लेकर चलने का काम कर रही थी और उत्तर प्रदेश में विकास के काम कर रही थी, तब कहते थे एक जात की सरकार है। तो मैंने तो भी कलेक्टरों की सूची पढ़ी, एक जात के कलेक्टरों की बहुतायत है, लेकिन अन्य जातियां कहां है? नहीं है। और निषादों का पुरानी मांग रही है आरक्षण, तो आरक्षण क्या दिया? आज आए थे अमित शाह जी, योगी जी गए थे,
उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, जी, दिल्ली जी। में उनकी सरकार है। लेकिन तो राजपाल एक जी, मिनट का काम था। राजपाल जी, वो भी तो सीधा निषादों को सवाल आप पर ही भ्रमित कर रहे थे कि और यदि निषाद समाजवादी वहां से पार्टी लौटे की तो- सरकार में आरक्षण दे दिया होता तो आज उन्हें रैली करने की जरूरत न पड़ती। वो गरीब निषाद जो गांव से चला था, इस उम्मीद में सपने दिखाए थे कि आरक्षण दे देंगे, वहां आरक्षण की घोषणा होगी, लेकिन वो आरक्षण की उम्मीद से आए थे। उनके निषादों को अपमानित करने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। क्यों नहीं? आज बीजेपी अगर निषादों से प्रेम रखती होती तो वीरांगना फूलन देवी के खिलाफ जिस तरीके की बीजेपी प्रवक्ता ने टिप्पणी की थी, क्या बीजेपी ने कोई कार्रवाई की? बताए बीजेपी, या बीजेपी ने माफी मांगी? उन्होंने किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की? निषाद समाज अपमानित करने का काम कर रहे हैं। निषाद समाज का आरक्षण माननीय अखिलेश यादव जी ने परिभाषित कर दिया था, उसको हाई कोर्ट में रुकवाने का काम किया, आज तक नहीं, अपील में नहीं जा रहे। फूलन देवी की प्रतिमा साथ ही नहीं साथ लगी, ठीक है महाराजा निषाद राजपाल जी, फूलन देवी की केवल प्रतिमा लगाने पर विरोध हुआ था, लेकिन फूलन देवी की प्रतिमा नहीं लगी, उसके बाद भी आज रैली में आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में निषाद बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। कैंसिल करने का काम किया योगी आदित्यनाथ जी ने। मछुआ आवास माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 का दिया था, उसको कैंसिल करके योगी आदित्यनाथ ने 1,20,000 का करने। तो ये तो मछुआ समुदाय के लोगों को, कश्यप, निषाद, बिंद, प्रजापति, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी को तो ये कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। अब इनको जो अपमान किया है 22 में बदला लेंगे। इनका सम्मान किसी ने किया है, इस समाज का सम्मान किसी ने किया है, पिछड़े समाज, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी है, माननीय अखिलेश यादव जी हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी को ठीक है राजपाल जी, आपके पास आते हैं। यदि बीजेपी ने खिलवाड़ किया है तो आपके साथ क्यों नहीं आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके पास आएंगे वापस। कृष्ण मोहन पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, जिस तरह से राजपाल जी का कहना है कि आप तो कीड़े मकोड़े समझते हैं और चुनाव से पहले ठीक आपको आंसू याद आ रहे हैं, इससे पहले यदि इतनी बात थी तो 5 साल सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया? कई बार मनाया गया, मनाने के बाद अब साथ लेकर आए हैं, एकदम से इतनी हमदर्दी क्यों? प्रियंका जी, आप राजपाल भाई जो वर्तमान में एमएलसी हैं और भारतीय समाजवादी पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, परंतु ये पिछड़ों की जिस तरह से हमदर्दी की बात कर रहे थे, आपको याद होगा इसमें वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें राजपाल भाई बड़े मजबूती से बड़े नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, जब सरकार उनकी हुआ करती थी। लेकिन पिछड़ों का इनको कितना दर्द याद है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता था। और पिछड़ा मतलब मात्र एक जाति होती थी, बाकी उत्तर प्रदेश की जितनी पिछड़ी जातियां हैं, वो कोयली हो, वो काची हो, वो धोबी हो, कोई भी जाति हो, इनको कोई मतलब नहीं था। इनको बस एक जाति विशेष से मतलब था। ये समर्थन करते थे क्योंकि इनकी मजबूरी थी, क्योंकि मजबूरी, यदि वो उस जाति विशेष का समर्थन न करते तो ये इनका कुछ सम्मान कुछ और होता। खैर वो अलग विषय है। मैं इन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने निषादों के आरक्षण को रुकवाया। मैं उस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये जो हाई कोर्ट ने इस पर रोका कि निषाद के जो आरक्षण दिए गए थे उसमें इनकी नियत में ही कोर्ट था, इनकी नियत में कोर्ट थी। उस आरक्षण में इन्होंने पूर्ण रूप से धांधली करने का प्रयास किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रोकने का प्रयास किया और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको रोका। और हमारे भाई ने कहा, समाजवादी भाई ने कहा कि बड़े बड़े सपने दिखाए थे। अरे साहब, हमारी सरकार तो मात्र 2017 से लेकर 2022 तक है, लेकिन 2017 से 22 तक मात्र नहीं होता सरकारें रही। कृष्ण मोहन पांडे जी, 2017 से 22 तक पूरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, आप इसे मात्र बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री पिछड़ा है, सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री हैं, केंद्र में सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री हैं। हमारा प्रदेश का प्रधानमंत्री ही पिछड़ा है, पिछड़े जाति से आता है। आप देखेंगी तो पिछड़ों का सबसे ज्यादा सम्मान कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। परंतु कुछ विशेष दल है जो सपा है, बसपा है। पिछड़ा मतलब एक जाति होती है, एक मात्र विशेष जाति, वो पिछड़ा होगा, बाकी कोई पिछड़ा नहीं हो सकता है। और वही बात इन्होंने कहा, बड़े बड़े सपने दिखाए थे साहब। अपने तो 1992 से लेकर 2012 तक सिर्फ सपने दिखाए बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने, परंतु इन पिछड़ों को क्या दिया? पिछड़ा आयोग की मान्यता क्यों नहीं इतने दिनों से थी?
देश के स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले यदि पिछड़ा आयोग को किसी मान्यता संवैधानिक दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को उनका हक दिया है और मात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो दलित, पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यकों को अधिकार देने के लिए सदैव तत्पर रहती है और सदैव कार्य करती है। ठीक है, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, प्रधानमंत्री पिछड़े थे, यही वजह है कि 2 बार आप सत्ता में आए, लेकिन जिस तरह से काम दिखाई देना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। योगी इससे पहले कहा जाता था, आज अमित शाह को मन से डिप्टी सीएम का नाम लेना पड़ा है और आज उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से सीटें मिली थी। इससे पहले कभी जिक्र नहीं किया था गृह मंत्री अमित शाह ने, आज करने की जरूरत पड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब ये साफ हो रहा है कि यदि पिछड़े साथ नहीं आए तो कहीं ना कहीं सत्ता मुश्किल हो सकती है हर किसी के लिए। कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण जी, समाज उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे ये हमारे नेता के रूप में वो परिभाषित होते हैं, उनको कहीं आधुनिक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और पिछड़ों के ठीक है कृष्ण मोहन जी आपके पास भी आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा। कुलभूषण जी, पिछड़ों की यदि बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ सपा की गोलबंदी, दूसरी तरफ भाजपा भी जिस तरह से पिछड़ों की बातचीत करती हुई नजर आ रही है। आरक्षण की बात पे निषाद जिस तरह से आज रैली में जमा हुए थे, लेकिन कांग्रेस की यदि बातचीत की जाए तो कांग्रेस का पिछड़ों को लेकर क्या स्टैंड है? महिलाओं को लेकर तो बातचीत की जा रही है, लेकिन पिछड़ों को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बातचीत सामने नहीं आती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर राजनीति करती है और मुद्दों की राजनीति में कहीं भी ये जातिगत बंटवारे या संप्रदाय और धर्म के नाम पर बंटवारे की जरूरत नहीं है। जो भी वंचित हैं, जिनके साथ भी भेदभाव है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जो दलित हैं, दमित हैं, पिछड़े हैं, सभी को आगे बढ़ाने की बात है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पिछड़ों का, जातियों का नाम लेकर अगर जो कोई सम्मेलन और कोई बैठक करते हैं तभी हम उनके लिए सोचते हैं। हर जगह जहां भी जरूरत है मुद्दों की, हर परिवार ये चाहता है कि उसके बच्चों की शिक्षा बेहतर हो, उसका स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, परिवहन संचार बेहतर हो, अपराध नियंत्रित हो। तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो प्रतिज्ञाएं लेकर आई है वो सभी के लिए है, क्योंकि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग कांग्रेस के मुख्य धारा में शामिल होते हैं। हम महिलाओं को स्पेशली इसलिए ला रहे हैं, जैसा आपने प्रश्न उठाया, क्योंकि अभी तक एक बड़ा तबका है, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, महिलाओं के साथ एक विशेष प्रकार का भेदभाव हुआ। इसीलिए महिलाओं को लेकर हमने एक अलग से अपनी प्रतिज्ञाओं का घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन हमारी प्रतिज्ञाओं में वो हर छात्रा शामिल है, हर किसान शामिल है, हर वो पीड़ित शामिल है कोरोना का, ठीक है, हर वो बेरोजगार शामिल है कि जिसको जरूरत है उसके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो जातिगत बंटवारे और धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस को मुद्दों की राजनीति करनी है और उस पर अपना काम कर रही है। ठीक है, आदेश शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आदेश जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तमाम पार्टी की बात करें, चाहे सत्तासीन भाजपा की बात कर ली जाए या समाजवादी पार्टी की बातचीत कर ली जाए, पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह से घेराबंदी देखी जा रही है, पिछड़ों की बात हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि सही मायने में पिछड़ों के बारे में क्या वाकई कोई पार्टी सोचती है? जी आदेश जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो लगातार एक बार फिर से चर्चा पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मऊ की घोसी सीट के विधायक अधिकारी की तरफ से किए गए अपमान के विशेषाधिकार हनन की याचिकाकर्ता विधायक विजय राजभर के साथ के न्यूज ने की खास बातचीत। विधायक ने कहा कि इसकी शिकायत की जा चुकी है, प्रवर समिति जो भी फैसला लेगी वो मुझे मान्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी पीड़ित हैं और हमारे साथ इस समय विजय राजभर खुद हैं, विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी से। सर, एक नौकरशाह अधिकारी की तरफ से आपको ये सूचित किया गया, ये संदेश दिया गया कि आप आम जनता की तरफ से कोई पत्र व्यवहार नहीं कर सकते उनको, ऐसा क्या?
लेकिन नया नया जब मैं विधायक बन के आया था तो उसी दौरान एक पीड़ित पक्ष हमारे पास आया था और उन्होंने एक एप्लीकेशन मेरे नाम से संबोधन करके उन्होंने हमको लिखा था अपनी समस्या। मैंने तत्कालीन एसडीएम को, आशुतोष राय करके नाम था उसका, मैंने उसको मार्क किया और बताया कि इसको देख करके जो सत्यता है जांच करा लीजिए और नियमानुसार कार्रवाई करें। अब चूंकि एसडीएम भी नए थे, हम भी नए थे, तो उन्होंने शायद उसको मना कर दिया, जो पत्र लेके गया था जो पीड़ित, उनको मना कर दिया और उनको उल्टा सीधा बोल के ऐसा भगा दिया कि विधायक को लिखने का अधिकार हमको नहीं है। हमने इसकी सत्यता की जांच करने के लिए जिलाधिकारी जो तत्कालीन थे उनको मैंने फोन किया, फोन से बात करी और इसकी पुष्टि करने के बाद फिर पुनः मैंने एसडीएम को फोन किया। एसडीएम को फोन करने के बाद मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं लिख सकते। हमसे भी ये बात कहे, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और इसकी जानकारी होने के बाद फिर उसको फोन काट करके मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात को रखा था कि हो सकता है कि नया एसडीएम है, उसके जो आचरण जब मेरे साथ ऐसे हैं तो जनता के साथ क्या व्यवहार होंगे। उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने, मैं उनका कृतज्ञ हूं, उन्होंने तुरंत फोन करके एसडीएम को वहां से चार्ज पर से हटाया और आज तक वो एसडीएम कहीं चार्ज पे नहीं है। एक बार और मोहम्मदाबाद विधानसभा हमारे यहाँ लगती है, आदरणीय श्री राम सुनकर जी वहां विधायक हैं, अभी जल्द ही वहां चार्ज दिया गया था, वहां भी उसका वही व्यवहार, जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री तक की बात की और माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उसको वहां से आदेश देकर के हटवा दिया और वो कहीं काम करने लायक नहीं है, वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। जब ये वाकया हुआ तो क्या इसकी शिकायत आपने सीएम साहब के संज्ञान में डाली या आप उनसे मुलाकात किए, कुछ ऐसा है? मैंने बताया बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, सीएम साहब बड़ी ऊपर की चीज है, अभी उन तक ये मामला न जाए, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होनी थी, विषय छोटा सा था और उस विषय को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी तक हमने पहुंचा और पूरी कार्रवाई हुई उस पर। अब आगे क्या कोई समिति बनी है, कोई गठन हुआ है, ऐसा कुछ जांच हो रही है क्या? देखिए, जैसा कि जो संविधान कहता है, जो माननीय गण हैं, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, सारे लोग हैं, जो इनके ऊपर संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई होती है वही संवैधानिक तरीके से उसकी जांच पड़ताल होकर के और वो कार्रवाई होगी। सर, उत्तर प्रदेश सरकार की में जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तब से लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो विधायक की, मंत्रीगण की या जनप्रतिनिधि गण की नहीं सुनते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विधायकों की शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, विशेष करके मेरे जनपद के जितने भी अधिकारी हैं, सारे बहुत ही अच्छे हैं, काम करते हैं, लेकिन होता है कोई खराब मिल जाता है और खराब जो भी मिलता है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा अध्यक्ष जी से, प्रभारी मंत्री वगैरह से जो बताते हैं तो त्वरित कार्रवाई भी होती है इनके ऊपर। ऐसा तो है नहीं सारे लोग दूध के धिले हैं, लेकिन सारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो हम अच्छा जनता में सरकार का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं, इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम यही तो अधिकारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है कि जब जब शिकायत मिली है, और बेशक कोई भी मामला आप उठा के देखिए पूरे प्रदेश में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई आम जनता हो, अगर कोई भी बात अगर अधिकारियों के द्वारा गलत हुआ है तो उसकी पूरा संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्रवाई कराने का काम करते हैं और उसका प्रतिफल है। अब आगे आप क्या चाहते हैं, एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की शिकायतें बहुत हैं, तो आपकी तरफ से क्या मांग है या फिर क्या मंशा है? देखिए, हमारी तरफ से जो कहना था माननीय विधानसभा अध्यक्ष से मैंने कहा था और विशेषाधिकार समिति में से होकर आज कल जो विधानसभा चली उसमें परिवर्तन समिति को सौंप दिया गया है। अब वो समिति जो निर्णय लेगी संवैधानिक तरीके से, जो भी होगा, उनकी सजा होगा या फिर से जांच होगी, जो भी होगा हम उसको मानेंगे। संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई होगी हम लोग लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ विधायक विजय राजभर हैं, जिनका कहना है कि जो भी प्रवर समिति फैसला करेगी विधानसभा में वो उसको मान्य करेंगे। वो उस पर पूरा अपनी उम्मीद जताते हैं कि निश्चित रूप से न्याय होगा और ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से दंड मिलेगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। घोसी विधायक विजय राजभर ने एक एसडीएम पर आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में एसडीएम आशुतोष कुमार राय पर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन पर विशेषाधिकार हनन के मामले में जांच विधानसभा के विशेषाधिकार समिति को सौंप दी गई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि इस सरकार में अधिकारी किसी की नहीं सुनना चाहते। यही नहीं, अधिकारी ने जनता की सुनते हैं, न नेताओं की सुनते हैं, क्योंकि ये सब खुद में खोए हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं दूसरे राजनीतिक दल। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो किसी भी दल के विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, इस सरकार की लोगों ने और सरकार में जितने भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधियों का घोर अपमान किया है।
वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो और चाहे अन्य किसी दल के हो, चूंकि ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वही चलाए हैं, मनमानी किए हैं, लूट किए हैं, जनप्रतिनिधि को प्रताड़ित किए हैं और इसी बात पे ये सरकार जा रही है। आने वाले समय में प्रतिनिधियों की बात रहेगी, प्रतिनिधियों की सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। ये तानाशाह सरकार के अधिकारी बेनकाब होंगे और ये सरकार जाएगी इसी बात को लेकर। देखिए, एक विधायक की सुनवाई कितनी सरकार में हो रही है, वो भी भाजपा का विधायक। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार या मुख्यमंत्री अपने विधायकों की ही नहीं सुन रहे हैं, या विधायकों का इकबाल जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वो कितना है ये परिलक्षित होता है। अब समिति जो भी जांच करेगी, हमें उम्मीद है कि उसमें सर्वदलीय विधायक होंगे और उसमें जांच सही ढंग से हो पाएगी। मगर आज मुख्यमंत्री ने एक जो अधिकारियों को या चंद अधिकारियों को लेकर काम करने की निरंकुश प्रक्रिया शुरू की है, इसका खामियाजा आज विधायक भी भुगत रहा है और अन्य प्रशासन के अधिकारी भी भुगत रहे हैं। कुछ निश्चित अधिकारी ही इस सरकार को चला रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो आज का मुद्दा में चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं, देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर दूर और दूर दूर और दूर दूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जुमले नहीं, पक्के सबूत हैं, कागजों में नहीं, सपने हकीकत में मौजूद हैं। न्याय के 3 साल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिला किसानों को आर्थिक इंसाफ। खेती में हरियाली और जेब में खुशहाली से बदल रही किसानों की तस्वीर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने बदली छत्तीसगढ़ की तस्वीर। न्याय के 3 साल। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से आई गांव में खुशहाली। न्याय के 3 साल। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल योजना से हुआ आधुनिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार। आसमान छू रहे गरीब परिवारों के नौनिहाल। न्याय के 3 साल। आदिवासी परिवारों की खुशहाली को संकल्पबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। न्याय के 3 साल। श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल स्टोर योजना से आधी कीमत में दवाएं पाकर जनता को मिली राहत। न्याय के 3 साल। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और देश भर में एक नई पहचान स्थापित की है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। युवाओं के सपने हैं सच हो रहे। खेल से लेकर उच्च शिक्षा तक में आगे बढ़ रहे। घटी बेरोजगारी, बढ़े समृद्धि के रास्ते।
छत्तीसगढ़ में विश्वास और न्याय की नई बयार, खेती से तकनीक तक हर हाथ दमदार, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, न्याय के 3 साल। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं पिछड़ों पर सबकी नजर। सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राजपाल कश्यप सपा एमएलसी हमारे साथ हैं, कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी से और आदेश शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। मऊ विधायक विजय राजभर का बयान तो आपने सुना होगा, अब बताइए अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या कहना चाहेंगे आप? जब आपकी सरकार में विधायक की नहीं सुनी जाती तो पिछड़ों को हक दिलाने की आप बात कर रहे हैं। विधायक की नहीं सुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की बात जिले पे सुनी जाती है, सारे अधिकारियों तक सुनी जाती है, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता की बात सुनी जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह दे कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनी, और जो अधिकारी नहीं सुनता है उसके लिए उसको दंडित करके उसको हटाकर और जांच समिति बैठाई जाती है। या अभी आपने सुना कि आदरणीय विजय राजभर जी ने अपनी बात आदरणीय सभापति महोदय तक पहुंचाई, तो उस पर जांच हुई और प्रबंधन समिति की रिपोर्ट भी आने वाली है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति यदि संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ये श्योर है, ये तय है। 2 बार उनको अपना पत्र लिखकर अपनी बात कहनी पड़ी। और दूसरी बात, विधायक की तो बात जाने ही दीजिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपके मंत्री शिकायत करते हैं। देखिए कुछ अधिकारी है, देखिए प्रदेश में जो अधिकारी हैं उन्हीं से हमें कार्य लेना है, परंतु अब हम जिन अधिकारियों यदि उनका जो आचरण है वो ठीक नहीं तो उनको हटाया जाता है कि दूसरे अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया जाता है और उनके खिलाफ जो गलत आचरण है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये सारी सरकारें करती है। और ऐसा कोई कहे कि कोई एक अधिकारी विशेष से किसी अधिकारी विशेष के आचरण से, गलत आचरण से पूरे भारतीय जनता दुखी है या पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है, तो हम सुनी नहीं जाती किसी की, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं अधिकारियों को जनता के बीच में रखती है जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, और यदि जिसका आचरण गलत है तो उनको हटाकर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ विधायक जी ने शिकायत करी तो आपने बिल्कुल अधिकारी को हटा दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जब विधायक के साथ अधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है तो आम जनता के साथ क्या सलूक करता होगा। इस बात का अंदाजा आपको लगा है? इस बात से लगा, इस घटना के बाद तो कम से कम लगा ही होगा। खैर जी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अधिकारी विधायक से इस तरह का बात करता है वो जनता के बीच में जाएगा, जनता अपनी परेशानी लेकर उसके पास आएगी तो वो किस तरह का व्यवहार करता होगा। आप प्रियंका जी अपनी बात बताता हूँ, वही बात कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति विशेष, कोई एक अधिकारी खराब हो जाने से पूरा उत्तर प्रदेश अधिकारी खराब नहीं है, और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई, उसको हटाया गया और हटाकर उस पर जांच समिति बैठाई गई, रिपोर्ट आया। यदि वो संवैधानिक तरीके से कार्य न करता पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुरंत उसको उठाया गया। आदरणीय विधायक जी के कहने पर तुरंत उन्होंने लिखा उसको पत्र, ये व्यक्ति बेहतर नहीं है, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं चला रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता और गांव की जनता की बात नहीं सुन रहा है, तो उसको तुरंत हटाया गया और उस पर कार्रवाई होने जा रही है। यदि प्रवर समिति की जो रिपोर्ट देगी उस पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आपने हटा दिया। बीजेपी विधायक की बात थी तो आपने बिल्कुल हटा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम मामले अगर हम देखें जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई हर दिन की जाती है, कहीं पर भी अभी तक जिस तरह की संतोषजनक कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर बार बार बातें उठ रही हैं। तमाम उनके बेटे पर आरोप सिद्ध होने के बाद भी नैतिकता के आधार पर कई बार मीडिया वाले सवाल पूछ चुके हैं कि नैतिकता के आधार पर ही आप इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते, लेकिन वहां पर भी साफ साफ मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, राजपाल जी,
पिछड़ों की आज हम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से। अजय, आदेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आदेश जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे हम बातचीत करेंगे। इसी बीच हम राजपाल कश्यप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजपाल जी, पिछड़ों की बातचीत हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो आज जरूर पिछड़े वर्ग की बातचीत करते हुए, पिछड़े वर्ग की हमदर्दी करते हुए नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन यदि इतनी ही हमदर्दी थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी एक जाति वर्ग की यदि बात करें तो उनका दबदबा बना हुआ था। तमाम पिछड़ों की यदि बातचीत करें तो तमाम पिछड़ों का नाम कहीं नहीं लिया जाता था। यही वजह है कि आज भारी मात्रा में निषाद बीजेपी के साथ खड़े हैं। आवाज सुनाई पड़ रही जी। पिछड़ों को अगर सम्मान दिया है तो समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। पिछड़ों को अगर पंचायत में आरक्षण दिया, नगर पालिका में आरक्षण दिया, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभासद, नगर पालिका चेयरमैन बन रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। अगर पिछड़ों लेकिन को राजपाल जी 2017 में तो नकार दिया नौकरियों में, राजपाल जी, तो वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। जी जी, समाजवादी पार्टी के, आप सुनते जाइए, समाजवादी पार्टी की देन है। और जो शैक्षणिक संस्थाओं में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का काम किया, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। यही बीजेपी तो विरोध करती थी, बीजेपी ही तो विरोध करती थी, मंडल कमीशन को विरोध करती थी कि मंडल कमीशन की सिफारिशें न लागू हो। दूसरी बात, ये आज तक ये क्यों नहीं जाति जनगणना कराए दे रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कई बार पार्लियामेंट में मांग की है, यहां भी मांग की है, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हो रही। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना हो जाएगी। क्यों घबरा रहे पिछड़ों से? अरे केंद्र की इतनी बड़ी सरकार है, केंद्र में से लेके यहां तक सरकार है, क्यों जाति जनगणना से घबरा रहे? क्योंकि ये कई आंकड़े ने सामने आ जाए, इनको हक अधिकार न देना पड़ जाए। तो ये हमारी सरकार तो सभी जाति वर्ग के लोगों का काम करती थी, सभी को नेता बनाने का काम किया है। आज राजपाल कश्यप बैठे हैं, मल्लाह निषाद का बेटा बैठा है, तो इसको एमएलसी बनाने का काम किया। राजभर रामजतन राजभर को बनाने का काम किया, लीलावती कुशवाहा जी को बनाने का काम किया, रामासरे विश्वकर्मा जी को बनाने का काम किया, दयाराम प्रजापति को बनाने का काम किया, साहब सिंह जी। राजपाल जी इतना काम किया समाजवादी पार्टी में, तो 2017 में कमी कहां रह गई? क्यों नकार दिया जनता ने, क्यों नकार दिया? फिर ये लोकतंत्र है। और इन्होंने तो बरगला दिया था, कहा कि ये निषाद भाइयों हमको वोट दो, आपके बेटों को कलेक्टर बनाएंगे। तो कलेक्टर की पूरी सूची है, एक भी कलेक्टर कहीं निषाद का बेटा नहीं है। कहते थे एक जात की सरकार है, तो अब तो एक जात के लोग कलेक्टर बैठे। मैंने तो आज सदन में पढ़ा सूची को, तो एक जात के सबसे ज्यादा कलेक्टर है, और ये केवल बहकाते का काम करते तो आप ये मानते हैं कि पिछड़ों को बरगलाया जा सकता है? बीजेपी ने 2017 में बरगला लिया था और अब 2022 में समाजवादी पार्टी के द्वारा भी कवायद जारी है। जनता भरोसे के अलावा क्या करे? कोई स्टाम्प पे तो लिखवाती नहीं। इनका घोषणा पत्र है, एक भी घोषणा पत्र में तो काम किया नहीं इन्होंने। और झूठ बोलने की फैक्ट्री है ये बीजेपी। ठीक है, बीजेपी तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ठीक है राजपाल जी, आपके पास में आती हूँ। काफी देर से हमारे साथ आदेश शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। आदेश जी, आपने तमाम पार्टियों को जिस तरह से सुना है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गणित में आज हम जिस तरह से पिछड़ों की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा सवाल यही है कि तमाम पार्टियों के द्वारा आज बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, बड़ी हमदर्दी भी दिखाई दी जा रही है, और ये भी वादे किए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद तमाम चीजें दे दी जाएंगी, राजगद्दी दे दी जाएगी, पद दे दिया जाएगा, सम्मान दे दिया जाएगा। क्या वाकई में इनमें से कोई ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों के लिए सही मायने में सोचती है या हमदर्द नजर आती है आपको? देखिए, चुनाव का समय है, सभी लोग पिछड़ी पार्टियां की बात करती हैं, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, कोई सम्मान ठीक से देती नहीं नजर आती है। अभी राजपाल जी कह रहे थे जिस तरीके से कि एक समय पे, इस समय कलेक्टर सारे एक जात के हैं। इससे पहले की सरकार में भाजपा कहती थी कि सारे कलेक्टर एक जात के थे,
उससे पहले समाजवादी पार्टी कहती थी बसपा की सरकार में कि सारे कलेक्टर एक जात के हैं। तो ये जाति की नीरा कुश्ती आप लोग को बंद करनी पड़ेगी। और जो एक बात समझ में आती है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको भी थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो गलती करती है उसकी गलती का खामियाजा जनप्रतिनिधि उठाता है, उससे नुकसान उसको होता है। अब विधायक जी ने कहा कि ये काम होना है, वो नहीं कर रहा है। वो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो सीधे 40 साल के लिए आती है, लेकिन विधायक को अपना रिपोर्ट कार्ड हर 5 महीने में देना होता है। वो अगर काम नहीं करेगा, काम नहीं करा पाएगा तो उसको जनता नीचे उतार देगी, लेकिन इनकी नौकरी फिक्स होती है। जी तो जब तक ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा, इससे पहले की सरकारें रही हैं काम करती रही हैं, ये सरकार भी काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने काम किया, बसपा ने भी काम किया, सभी ने काम किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए थोड़ा सा एक बनना चाहिए कि अगर विधायक कुछ कह रहा है या कोई बात कह रहा है तो उसकी सुने और समझे। जैसे अधिकारी अगर नेता से कोई बात कहता है तो नेता समझता है, सुनता है, उसको कितना करना है कितना नहीं करना है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। कृष्ण मोहन जी, जिस तरह से यहाँ पर आदेश जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि सही मायनों में पिछड़ों की बातचीत सुनने की बात की जाए, सम्मान की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और सरकार की जो तमाम योजनाएं होती हैं वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही पहुंचती हैं। यदि ब्यूरोक्रेसी में उस तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा या उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी लोगों से बातचीत करने की, जिसका नजारा हम समय समय पर देखते रहते हैं, तो पिछड़ों के जो सही सम्मान की बातचीत की जाती है, क्योंकि पिछड़ों का सम्मान तभी मिल सकता है जब उनकी बात सरकारों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे। ये कैसे संभव हो पाएगा? कृष्ण मोहन पांडे जी, तो शायद कृष्ण मोहन पांडे जी से संपर्क हमारा टूट चुका है। कुलभूषण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण जी, लगातार पिछड़ों पर हम बातचीत यहां पर कह रहे हैं, मुद्दों की राजनीति की आपने यहां पर बातचीत की है, पर उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति की बात से नकार कोई नहीं सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। चुनाव नजदीक आते आते तक ये बात सामने आ ही जाती है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से महिलाओं को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन आज जिस तरह से आपके एमएलए के द्वारा बयान सामने आया, उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को माफी भी मांगनी पड़ी है। ये बात भी सामने लाना जरूरी था कि एक तरफ तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा सामने आता है और दूसरी तरफ इस तरह का बयान आपकी पार्टी से आता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मानसिकता की जब बात की जाए, सोच की जब बात की जाए, तो उसे किस तरह से बदला जाएगा कांग्रेस में, पार्टी में? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पे काम कर रही है और हमारे संगठन में और हर जगह इसके प्रयास चल रहे हैं। जहां तक पिछड़ों पे आप बात कर रहे हैं, तो शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जो पिछड़ों के आरक्षण की बात थी वो कांग्रेस की सरकार में ही हुई 2005 में और 2006 में। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे उचित भी माना और उसके बाद पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी वर्ग, किसी भी पिछड़े या किसी भी दलित या किसी भी ऐसे वंचित वर्ग के लिए आवाज नहीं उठाती है, उनके लिए प्रयास नहीं करती। लेकिन यहां पर यह जरूर ध्यान रखा जाता है कि हम कहीं इस बंटवारे की राजनीति में न सहभागी बने, बल्कि हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सिर्फ नारा है। इसके पीछे भाजपा की कोई भी नीति और नियति नहीं दिखाई देती है। इसकी तुलना में कांग्रेस पार्टी उस पर लगातार विचार करती है, काम करती है कि हम सबको साथ लेकर आए और सबको लेकर आगे बढ़े। निश्चित तौर पे जैसा अभी घटनाक्रम आप दिखा रही थी कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, विधायक की नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पुलिस अभिरक्षा में लगातार मौतों की संख्या बढ़ती चली गई। प्रदेश में अपराध की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठा पाई, ठीक अधिकारियों की नियुक्ति करने में आप असफल रहे, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाते रहे जो जाति और वर्ग के नाम पर, जैसा अभी साथ में सपा के प्रवक्ता जिक्र कर रहे थे कि जातियों का आज मैंने सदन में भी जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं ये विभाजन का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो काफी नुकसानदेह है प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी।
जी बिल्कुल। कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी 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 कृष्ण मोहन पांडे जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह था, आदेश जी ने एक जो सवाल उठाया था पिछड़ों की, जब हम बातचीत करते हैं तो पिछड़ों के सम्मान की जब बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी को भी उतना ही संजीदा होना आवश्यक होता है। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के द्वारा तमाम गलतियां या जिस तरह का रवैया सामने आता है, ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक ब्यूरोक्रेसी का सरकार से तालमेल बेहतरीन नहीं होगा तब तक आप पिछड़ों के सम्मान की बात या पिछड़ों की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचा पाएंगे? प्रियंका जी देखिए, शासन और प्रशासन दोनों बेहतर तरीके से मिलकर चलेंगे, कार्य करेंगे, तभी ही बेहतर हो सकता है। शासन को भी अपनी बातें समझनी, प्रशासन की बातें समझनी होगी, शासन को प्रशासन की बातें समझनी होगी। दूसरा विषय यह है कि जो भी अधिकारी हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं उन्हीं से हम अपने उत्तर प्रदेश में कार्य कराने हैं, और चूंकि जिनके बेहतर रेपुटेशन होते हैं वो पूर्व की सरकारों में और अपनी सरकारों में, उनको ही सरकार कार्य पे लगाती है कि अन्य अन्य जगहों पर किसी को डीएम, किसी को एसएसपी, किसी को एसडीएम बना के भेजा जाता है। कृष्ण मोहन जी, गांव देहात की आप बात करें तो एक नहीं 1000 केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पीड़ित व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचता है और पीड़ित को ही पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। एक दबंग व्यक्ति होता है, दबंग का साथ देने का प्रयास किया जाता है। इसमें किस तरह से सुधार ला पाएंगे आप? ये अधिकारी जो है पूर्व की सरकारों में इसी तरह से चलाते रहे हैं। अब वर्तमान सरकार जब आई तो आपने क्या बदल दिया? कोशिश कर रही है, फिर आपने क्या बदल दिया? करने की कोशिश कर रही है तो ये लोग अपना, तो सरकार उन पे कार्रवाई कर रही है और उनको वहां से हटा रही है। परंतु एक समस्या ये है कि जैसे अपने पूर्व के हमारे एक वक्ता ने कहा कि 5 वर्ष में कोई भी जनप्रतिनिधि होता है 5 वर्ष के लिए होता है, इनकी 40 वर्ष, तो इन पे हम कार्रवाई करना जब शुरू किए हैं, जबरन रिटायरमेंट देने की बात शुरू की है, तो अन्य हमारे जितने जो राजनीतिक दल उन्होंने कहा कि अब तो ये तनाशाही चल रही है। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको हमें धीरे धीरे समझना होगा। दूसरी बात, जी कृष्ण मोहन पांडे जी, जबरन रिटायरमेंट भी कोई सोल्यूशन नहीं है, जबरन रिटायरमेंट भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया था कि खोजा जाए ऐसे अधिकारियों को जिनका आचरण ठीक नहीं है, उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जाए। और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने नजीर दिया है और आगे भी आने वाली सरकार में ऐसा होगा, जिससे कि कोई भी अधिकारी किसी भी जनता से अभद्र तरीके से, अमर्यादित तरीके से बात करने के लिए हिम्मत न जुटा सके और बेहतर तरीके से शासन और प्रशासन चल सके। 1813 कस्टोडियल डेथ पे भी बोल दीजिए। अपने समाजवादी मित्र थे जिन्होंने कहा कि आज सदन में उन्होंने आईएसओ के नाम गिनवाए कि कितने आईएएस है, कितने वर्तमान में और पिछली सरकार में कितने थे। मैं अपने मित्र से एक बार पुनः यह बात कहना चाहूंगा कि उसी सदन में एक बार पुनः ये जिले अपनी सरकार में गिनवाए कि कितने इनके जिला पंचायत अध्यक्ष थे। जी बिल्कुल, वो लिस्ट आपको लानी चाहिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, वो काम आप करिए, आपका भी काम वही करके दे देंगे क्या? आपसे बता दूं, एक जाति विशेष के लोग, एक जाति विशेष के लोग ही पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे। ब्लॉक ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास वापस आएंगे, राजपाल कश्यप जी के पास में जाना चाहूंगी। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, समाजवादी पार्टी की सरकार की लिस्ट आप लेकर आइए ना, वो भाजपा सरकार की लिस्ट लेकर आए हैं, मौजूदा सरकार की लिस्ट लाए हैं, तो आप भी तो कुछ काम करिए। समाजवादी पार्टी की लिस्ट लेकर आइए और उसके बाद तुलना कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई 75 जिलों में कोई ऐसा जिला नहीं था, लगभग 2-4 जिलों को छोड़ दिया था जिसमें जाति विशेष के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष न रहे हो। ठीक है, लिस्ट लेकर आ जाएंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। राजपाल जी, जो लोग नहीं बनाए गए, जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, कृष्ण मोहन पांडे जी आते हैं आपके पास आते हैं। राजपाल कश्यप जी, अगला सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर गोलाबंदी समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्षेत्रीय दलों के द्वारा, छोटी छोटी पार्टियों के द्वारा मिलकर की गई है और जिस तरह का जन सैलाब सामने आ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब निषादों की बातचीत की जा रही है, डिप्टी सीएम का नाम लिया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो गोलबंदी है वो 2022 में नया रंग लेकर आएगी? और क्या आपको यह भी लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से अब नई रणनीतियों पर विचार करने के लिए आगे काम कर सकती है? अगर बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने 5 साल में काम ही किया होता तो क्यों छुपते घूम रहे हैं, क्यों आगे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को? अरे अपने काम पे लड़े आके ना, क्यों प्रधानमंत्री जी को आगे कर रहे हैं? छुपते घूम रहे हैं डुकाते हुए, कहीं पानी नहीं मिल रहा, कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं है। इसी सदन में मैंने वो भी देखा है
लगभग 150 विधायक इनके ही दल के इनके खिलाफ खड़े थे, क्योंकि कोई विकास काम नहीं हुआ था, उनके क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई विकास काम नहीं हो रहा था, ना कोई काम हो रहा था। 150 विधायक, सदन इनको रोकना पड़ा। मैंने वो भी देखा, ऑक्सीजन से तड़प तड़प के लोग मरे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये झूठों का गैंग है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। तड़प तड़प के लोग मरे, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मौत हुई। सदन में क्वेश्चन लगाया गया, क्वेश्चन के जवाब में मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई जी। ये है झूठों की सरकार। शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसका नाते रिश्तेदार या जानने वाला ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मौत हुई। ये है महा झूठ बोलने वालों की सरकार। पूरा जनता का टैक्स पूरा प्रचार में खर्च किया जा रहा कि झूठ फैलाया जाए, टीवी पे चलता रहा। राजपाल जी एक सवाल ये भी है कि भाजपा के द्वारा जी राजपाल जी मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए। राजपाल जी एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ने जहां जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति की बात की थी, कोशिश ये भी की थी कि भगवा चोला पहना कर कहीं ना कहीं सभी को भगवा में रंगने का प्रयास किया जाए, क्या उनकी ये कोशिश सफल हो पाएगी? आपको क्या लगता है इस पर? कर गया गैस सिलेंडर 350 का 1000 का हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए को क्रॉस कर गया। ये है महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था ध्वस्त है योगी राज में। राजपाल जी से बड़ा नाकाम मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। राजपाल जी पिछड़ों की हम बातचीत कर रहे हैं, एक सवाल और भी है मेरा आपसे। हिंदुत्व की जब बात आती है, जिस तरह से काशी अयोध्या और भगवा की बात आ रही है लगातार, भाजपा के द्वारा एक बार फिर से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि भगवा के रंग में रंग के एक बार फिर से चुनाव की ओर आगे बढ़ा जाए। आपको क्या लगता है कि इस बार ये दांव चल पाएगा बीजेपी का? नहीं, कोई झांसे में नहीं आएगा इनके। और काशी में क्या कहते हैं कि काशी में भी विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, मथुरा में भी विकास किया, अयोध्या में भी विकास किया। और ये तो केवल उस धर्म के नाम पे दुकान चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगने के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं। उन धर्म वालों का क्या हालत हुई? ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मरे। किस धर्म के लोग थे ये बताएं? जो बेरोजगार पिछड़े दलित आरक्षण मांगने आ रहे हैं 69,000, जिसपे योगी पुलिस लाठियां और लाते चलवा रही है, वो किस जात के हैं बताए ना? ये बताए ना? ये कोई इनके पास कुछ नहीं है, न भर्ती कर पाए। लोग पैदल चले हैं, यही कोरोना काल में लोगों को बसें नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, लोग रास्ते में मर गए। कितने लोग भूखों से तड़प तड़प के मर गए, कितने किसानों को कुचलने का काम किया है इसी सरकार के मंत्री ने। आज तक मंत्री बर्खास्त हुए। ये तो गुंडों की सरकार है, ये केवल झूठा हमला ओढ़ के और अपने को बताते हैं कि हम बहुत साफ सुथरे हैं। समय सीमा समाप्त होने को आ रही है। लफंगे और गलत काम करने वाले सब बीजेपी में आ गए। ठीक है राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा समाप्त होने को आ रही है। आदेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण मोहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। तो लगातार आज के मुद्दा में आज हम जिस तरह से पिछड़ों की गणित पर चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से पिछड़ों को लेकर तमाम पार्टियां इस समय हमदर्दी का चोला ओढ़े हुए नजर आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों का असली हमदर्द आखिर कौन? चुनाव के बाद एक बार फिर से जब सत्तासीन पार्टी आएगी और जिसके बाद आरक्षण की बात होगी, तब इन तमाम बातें से पर्दा उठेगा और तब ये बातें साफ होंगी कि आखिर में पिछड़ों का जो असली हमदर्द है वो कौन बनकर उभरता है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।